हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज के एडू टॉक में मैं आप सबके साथ कोर्स 2 के टॉपिक निजीकरण प्राइवेटाइजेशन के विषय में बात करूँगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। निजीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सन 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई योजनाएं चलाई गई, परंतु इन सब का लाभ नहीं हुआ। देश आर्थिक संकटों से गुजरने लगा। इसी दौरान 1991 में नई आर्थिक नीति लागू कर दी गई और सरकारी उद्यमों के सामने कुछ नए खतरे मंडराने लगे। तमाम विदेशी कंपनियां लाभ कमाने के उद्देश्य लेकर बिना किसी रोक टोक देश में प्रवेश करने लगी और सार्वजनिक क्षेत्र के सामने संकट पैदा हो गया। इसी क्षेत्र में सुधार के लिए जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, वो कभी दिखाई नहीं पड़ी। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि इस समस्या से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता निजीकरण ही मान लिया गया और इन कंपनियों में विनिवेश की योजना बनाई गई। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और अब हम बात करते हैं निजीकरण का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे है, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक क्षेत्र के स्वामित्व एवं प्रबंध में चल रही है। आर्थिक क्रियाओं को निजी स्वामित्व या प्रबंध एवं संचालक में अंतर्निहित किया गया है। निजीकरण उदारीकरण का एक पूरक पहलू है। तो ये हो गया मीनिंग। अब हम आते हैं परिभाषा में। परिभाषा एएन अग्रवाल के अनुसार साधारण बोलचाल की भाषा में निजीकरण का अर्थ है उद्यमों का स्वामित्व सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र या निजी कंपनियों में बदल जाना। यह स्वामित्व का हस्तांतरण पूरे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा उसके एक भाग के लिए हो सकता है। निजीकरण में कई और भी बातें सम्मिलित है। पहला है पूर्व स्वामित्व का निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप। प्रबंधकीय निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। और शीतल निजीकरण, यानी कोल्ड प्राइवेटाइजेशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, यानी सेवा सुविधाओं में निजी भागीदारी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन सर्विस सेक्टर। पूंजी का विनिवेश, यानी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। शिक्षा में निजीकरण का लाभ। अब हम लाभ और हानि एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा में निजीकरण का लाभ, तो एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन। सबसे पहला लाभ क्या हुआ कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुई, वित्तीय समस्याओं का समाधान हुआ, शिक्षकों की योग्यता का समुचित प्रयोग, कार्य संस्कृति का विकास, नियंत्रण एवं प्रशासन की समस्या का समाधान। अब देखते हैं भारत में निजीकरण का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। निजीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य थे: आर्थिक निर्णय में राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना, उत्पादन में वृद्धि, कार्य क्षमता में सुधार, सब्सिडी कम करना, क्षति से बचाव। अतः इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार द्वारा आर्थिक विकास करना है और उदारीकरण की विचारधारा के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अब हम आते हैं भारत में निजीकरण का विरोध। ऑपोजिशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। भारत में निजीकरण की लहर 80 के दशक में विशेषकर श्री राजीव गांधी द्वारा सत्ता संभालने के बाद उत्पन्न हुई। भारत में पूरी तरह से निजीकरण के ज़्यादा उत्साह नहीं है। भारत जैसी बड़ी विकास समान अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को नकारा नहीं जा सकता है। सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक उपक्रम लाभ में नहीं चल रहे हैं, इसलिए इन्हें निजी हाथों में दे देना चाहिए। निजी क्षेत्रों में सरकार का अंकुश नहीं होने के कारण वे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कीमत में भी बढ़ोतरी करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के चंगुल में हमारी अर्थव्यवस्था इस कदर जकड़ी हुई है कि न सिर्फ उसे खोखला कर रही है, बल्कि देश में विदेशी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ने का खतरा साफ दिखता है। निजीकरण का सबसे अधिक विरोध श्रम संघों द्वारा किया गया है, क्योंकि वे ये समझते हैं कि वे लोक क्षेत्र में अधिक सुरक्षित है। बीमा कंपनी, बैंकिंग, दूरसंचार इत्यादि में संदर्भ में देश में हड़तालें भी हुई हैं।
निम्न वर्गीय अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। सबसे पहले अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के छात्रावास या कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। उसके बाद है लड़कों के छात्रावास। बालिका छात्रावास के नमूने पर लड़कों के छात्रावास का कार्यक्रम 1989 से 1990 में शुरू किया गया। और तीसरा जनजातीय क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण। ये कार्यक्रम 1992 से 1993 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार का अवसर दिलाना था। चौथा है प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रम। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, इसी तरह अन्य योजनाएं चलाई गई। पुस्तक बैंक कार्यक्रम। मेडिकल तथा इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छात्र पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए 1991 से 1992 में यह कार्यक्रम किया गया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा का वर्तमान स्थिति। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ SC एंड ST। 1991 को जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 13.8 करोड़ तथा अनुसूचित जनजातियों की 6.77 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या क्रमशः 16.48 तथा 8.8 थी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्स कास्ट एंड ट्राइब्स। सबसे पहले माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति, घरों के पास स्कूलों का ना होना, विद्यालयों का अरोचक पर्यावरण, माता पिता की निरक्षरता, बच्चे माता पिता के लिए आय का साधन, और अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। सकारात्मक सोच और अधिक अनुमान की प्रवृत्ति से कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति दोनों में ही नामांकन बढ़ा है। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।